हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? मोलालिटी को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में नॉर्मेलिटी है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी को। देखिए, नॉर्मेलिटी क्या है? जैसे आप मोलारिटी पढ़े, मोलारिटी पढ़े, उसी तरह क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है। पहली चीज तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ नॉर्मेलिटी। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लिख लिया यहाँ पे नॉर्मेलिटी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन is called normality, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो क्या कहा हमने कि नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। बात समझ में आई कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, वही क्या होता है? नॉर्मेलिटी होती है। दूसरी चीज, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको n से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका? नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें, इसको अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो कैसे लिख सकते हो? देखो यहाँ पे, अगर इसको सिंबल के थ्रू लिखोगे तो क्या लिखोगे? नॉर्मेलिटी को n से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को NEQ से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या हो गया? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब यहां पे आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या चाहो तो लिख लो इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से आपका क्या निकल जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। बात समझ में आई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या रखो? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास सबको मालूम है, जितना दिया होगा मास वो गिवन मास होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इसको अगर आप सिंपल इसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर लो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को NEQ से डिनोट करते हैं, इक्वल टू गिवन मास को W से डिनोट करेंगे अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मास को EM से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई?
इसको इक्विवेलेंट वेट से बेटर होगा इक्विवेलेंट मास ही कर लो, ठीक है, इक्विवेलेंट मास कर लो। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या होता है, ये आपने क्या लिखा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसको देखिए, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो गया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसे सिंबल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मास EM लिखोगे इक्वल टू मोलर मास m नॉट लिखोगे और एन फैक्टर को आप NF से डिनोट कर सकते हो। बात समझ में आ गई, तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया सिंबॉलिक। बात समझ में आई, तो फिर से एक बार देखो कि हमने क्या कहा, नॉर्मेलिटी, फॉर्मूला देखो फिर से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो आपको किससे मिला, आपके डेफिनेशन से मिल गया, क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे डाउट ये क्रिएट होगा, सर व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब सर गिवन मास तो मालूम है जो दिया होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बात समझ में आई। अभी भी डाउट क्रिएट हो रहा होगा, सर व्हाट इज द एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है, मोलर मास तो मालूम है, जो केमिकल कंपाउंड दिया होगा उसका हम एटॉमिक वेट रखेंगे, ऐड कर देंगे, मिल जाएगा मोलर मास। बट सर ये एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कि ये जो आपको पहला फॉर्मूला मिला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, अगर तीनों को हम मर्ज कर दे तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, उस चीज को हम नोट डाउन करते हैं। पहले ये पूरा नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखें, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रख नहीं सकते आप, बात समझ में आ रही है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, गिवन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या रखोगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहां पे क्या रखोगे इसकी जगह पे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यह रख दिया आपने, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आई, ये आपका फॉर्मूला हो गया पहला, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना रहेगा इसका, तो आप करोगे क्या, पहले आप क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास को निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, इक्विवेलेंट मास को आप निकालोगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से, निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। ये तो उस टाइम फॉर्मूला यूज किया जाएगा जब आपका जो वॉल्यूम है वो किसमें गिवन होगा, लीटर में गिवन होगा। किसमें गिवन होगा, लीटर में गिवन होगा। अगर यही वॉल्यूम किसमें गिवन हो, आपका ml में गिवन हो, किसमें गिवन हो, ml में, तब क्या होगा। अच्छा एक चीज देखो, आप कहोगे सर ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था ये आपका नीचे था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे था, तो आप देखो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रखा, अपॉन यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा, उसके अपॉन 1 कर दो, ठीक है। अपॉन 1 करो तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कहीं 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगा। समझ में आई, बात नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर हम उसी वही ml के लिए कर दें, किसके लिए कर दें, ml के लिए कर दें, तो अगर आप यहीं पे लिख लो कि इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, अगर वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, ml में दिया है, तो उस टाइम तुरंत फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। ये मेथड कई बार, 2 बार किया है, मोलारिटी में भी किया था और मोलारिटी में भी किया था, इसलिए यहां नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 आ रहा था वही डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ml के केस में गिवन मास W अपॉन इक्विवेलेंट मास em इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, ml, तो अगर जब नीचे डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया किसके केस में, ml के केस में, कि अगर वॉल्यूम किसमें दिया हो, ml में दिया हो, तो इस टाइम फॉर्मूला क्या होगा। बात समझ में आई, इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर हम पढ़ते हैं हमारा स्पेशल टॉपिक एन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द एन फैक्टर, नोट डाउन करिए इसको। नॉर्मलिटी डिस्कस किया था, उसमें अभी एन फैक्टर बचा था, तो चलिए एन फैक्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में एन फैक्टर होता क्या है, हमने बताया इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास सबको मालूम है, एन फैक्टर की वैल्यू कैसे आएगी, एन फैक्टर क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या होता है एक्चुअल, तो चलिए क्या डिस्कस कर रहे थे, एन फैक्टर। तो एक्चुअल में एन फैक्टर होता क्या है, देखिए कोई भी सल्यूट लेते हैं हम, तो सल्यूट में क्या होता है आपका, एन फैक्टर निकालते हैं, ग्राम का अगर नॉर्मेलिटी निकालनी, ठीक है। तो जो सल्यूट है, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट, उसकी वैलेंसी को ही हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। तो एन फैक्टर क्या है, इट इज द वैलेंसी ऑफ सल्यूट। हमने क्या कहा, एन फैक्टर क्या है, इट इज द वैलेंसी ऑफ सल्यूट। ये सल्यूट की एक्चुअल में क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब ये क्या हो सकता है, सल्यूट क्या क्या हो सकता है, दैट मे बी एसिड, दैट मे बी बेस एंड दैट मे बी सॉल्ट। ये एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या सॉल्ट हो सकता है। दूसरी चीज जो एन फैक्टर है, इस एन फैक्टर को हमने बता दिया क्या होता है, कि सल्यूट की जो वैलेंसी होगी उसे हम क्या कहेंगे, एन फैक्टर। और सल्यूट क्या क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और सॉल्ट हो सकता है। तो एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होगा, बेस के केस में एन फैक्टर क्या होगा, और सॉल्ट के केस में एन फैक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस आ जाइए कि इफ द सल्यूट इज, यहां पे लिख लीजिए कि इफ द केस फर्स्ट, इफ द सल्यूट इज एसिड, अगर सल्यूट क्या हो, एसिड हो। इफ द सल्यूट इज सॉल्ट, अगर सल्यूट क्या हो, सॉल्ट हो। एंड इफ द सल्यूट इज बेस, अगर सल्यूट क्या हो, बेस। तो अगर सल्यूट एसिड है तब एन फैक्टर क्या होगा, अगर सल्यूट बेस है तो एन फैक्टर क्या होगा, अगर सल्यूट सॉल्ट है तो एन फैक्टर क्या होगा। तो अगर सल्यूट एसिड है, अगर आपका सल्यूट क्या है, एसिड है, तो हम यहां पे क्या निकालते हैं, बेसिसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बेसिसिटी निकालते हैं। बात समझ में आई। और बेसिसिटी क्या है, इस चीज को देख लो, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिसिटी। मॉलिक्यूल के अंदर कितने H प्लस आयन है, वही क्या होगा, बेसिसिटी होगा। बात समझ में आई। और ये बेसिसिटी किसके केस में निकालते हैं, अगर सल्यूट क्या हो, एसिड हो। बात समझ में आई।
दूसरी चीज कि यहां पे जो एग्जाम्पल कुछ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक एसिड लिया HCl, तो अगर इसे डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस। अब आप ही बताओ इसमें नंबर ऑफ H प्लस कितना है, 1 है, तो इसका n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू होगी 1। बात समझ में आ गई। इसी तरह मान लीजिए आपने दूसरा एग्जांपल लिया H2SO4, इसको डिसोसिएट करोगे तो 2H प्लस SO4 डबल माइनस मिलेगा। अब यहां पे नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है, नंबर ऑफ H प्लस आयन यहां 1 था, यहां पे कितना है 2, तो यहां पे n फैक्टर की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड ले रखा है, तो इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस NO3 माइनस मिलेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है, 1, तो इसकी n फैक्टर की वैल्यू NF की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मान लीजिए आपने लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड लिया है, इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा, CH3OO माइनस और H प्लस, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ H प्लस कितना है, 1 है, तो यहां पे n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई सबके लिए n फैक्टर की वैल्यू। इसी तरह कोई भी एसिड है उसमें कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है, उससे क्या होगा, n फैक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई। दूसरी चीज याद रखिए, बेस के केस में हम हमेशा क्या निकालते हैं, एसिडिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एसिडिटी। बेस के केस में हम हमेशा क्या निकालेंगे, एसिडिटी निकालेंगे, ठीक है। और एसिड के केस में हमने क्या निकाला था, बेसिसिटी निकाला था। तो एसिड के केस में क्या निकालते हैं, बेसिसिटी निकालते हैं, बेस के केस में हम क्या निकालेंगे, एसिडिटी निकालेंगे। तो एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन, क्या डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ OH माइनस आयन in molecule present in molecule is called as a acidity। यहां पे लिख लिया कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन present in molecule is called acidity। कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, वही क्या होगा, एसिडिटी होगा। बात समझ में आई। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। अब आप बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन है, इसमें नंबर ऑफ OH माइनस आयन 1 है, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। इसके साथ साथ दूसरा होता है, सेकंड आपका है सॉल्ट। अगर सल्यूट क्या हो आपका, सॉल्ट हो, तो अगर सल्यूट सॉल्ट है तो उसके केस में क्या होगा, इसके केस में हम देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर मॉलिक्यूल। तो हर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, वही क्या उसी से क्या निकलता है, n फैक्टर निकलता है। कब, अगर सल्यूट आपका क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। और एक चीज और, यहां पे हम केवल क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन यूज नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, बस ये लेंगे, कोई साइन यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या लिया, NaCl लिया, क्या लिया, NaCl सॉल्ट है, इसको ब्रेक करोगे तो किसमें टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब ये जो Na प्लस है, अब यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1।
अगर आप लिखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, तो ये भी क्या है 1। तो यहाँ पे इसके केस में n फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई? पूरी आपका n फैक्टर क्लियर हुआ कि अगर सल्यूट एसिड है तो क्या होगा, सल्यूट बेस है तो क्या होगा, और सल्यूट सॉल्ट है तो क्या होगा। इस फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन समझ में आया कि द टेक्निक, हमने क्या कहा, द टेक्निक इन विच सॉल्यूशन ऑफ known concentration is used to determine the concentration of unknown solution। मतलब वो टेक्निक, जिस टेक्निक में हम किसी नोन सॉल्यूशन, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हम जान रहे हैं, और उसके थ्रू किसी एक ऐसे सॉल्यूशन का किसी दूसरे सॉल्यूशन का जिसका कि कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, उसके कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। और यहाँ पे हमेशा कौन सा इक्वेशन यूज होता है, डाइल्यूशन इक्वेशन यूज होता है। कौन सा इक्वेशन यूज होता है, डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन एक बार और बताया था जब हम मोलैरिटी पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, मोलैरिटी पढ़ा रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो डाइल्यूशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सपोज कर लो, सपोज वी टेक अ सॉल्यूशन, सपोज वी टेक अ सॉल्यूशन, हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका, हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी है n1 और इसका वॉल्यूम क्या है v1। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। डाइल्यूट करते समय हम केवल सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं, सल्यूट का कोई एडिशन नहीं करते हैं। तो ऐड करने से पहले जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 और वॉल्यूम क्या था, v1 था। लेकिन ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, जब सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने पे जो सॉल्यूशन बना, इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी अब है n2 और इसका वॉल्यूम क्या है v2। बात समझ में आई? तो पहले जो हम सॉल्यूशन लिए थे, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी थी n1 और वॉल्यूम क्या था v1। वाटर को ऐड करने के बाद, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला, इसकी नॉर्मेलिटी क्या है n2 और वॉल्यूम क्या है v2। बात समझ में आई? अब आप देखो ध्यान से, टाइट्रेशन में यही यूज किया जा रहा होता है डाइल्यूशन इक्वेशन। कैसे, ये एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन है, अब इसमें हमने वाटर का एडिशन कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, अब इसका कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं है, तो इस इक्वेशन के थ्रू इसका कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगा इसका, यहां पे इसका क्या मिला, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ये जो इक्वेशन आपको मिला, यही इक्वेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या होता है, दैट इज डाइल्यूशन इक्वेशन। एक चीज और, यहां पे जो n1 है, ये n1 क्या है, इसको लिख लीजिए, ये n1 क्या होता है, दैट इज इनिशियल नॉर्मेलिटी। ये क्या होता है, इनिशियल नॉर्मेलिटी होती है। ये जो v1 होता है, ये क्या है, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम। मतलब इनिशियल वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से पहले का वॉल्यूम। इनिशियल नॉर्मेलिटी मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से पहले की नॉर्मेलिटी। और n2 क्या है, दैट इज फाइनल नॉर्मेलिटी। ये क्या होती है, फाइनल नॉर्मेलिटी होती है। और v2 क्या है, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या, डाइल्यूट करने के बाद का वॉल्यूम, डाइल्यूट करने के बाद की नॉर्मेलिटी। बात समझ में आई? इसी इक्वेशन को आप क्या कहोगे, डाइल्यूशन इक्वेशन को आप इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए अगर हमें n2 निकालना है, फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है,
तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हो, देखो फाइनल अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल नॉर्मेलिटी NT इक्वल टू N1V1 अपॉन V2। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम दूसरा देखें, ये तो N2 से निकल गया फाइनल नॉर्मेलिटी, अगर हमें क्या निकालना हो, नॉर्मेलिटी की जगह वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना हो? फाइनल वॉल्यूम निकालना हो, तो कुछ नहीं, अब ये मल्टीप्लाई में तो ये कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू N1V1 अपॉन N2। समझ में आई? N1V1 था, ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में, ये क्या मिला आपको? फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अगर फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन निकालना है तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इनिशियल निकालना है, फाइनल की वैल्यू दी हुई है, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तब के लिए फॉर्मूला देखो, अब मान लो आपको इनिशियल नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए N2V2 अपॉन N1, सॉरी N2V2 अपॉन V1, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम निकालना है तो नॉर्मेलिटी डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू N2V2 अपॉन N1, ठीक है। ये आपका बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन कर लिए, डाइल्यूशन इक्वेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेलिटी का डिस्कस करेंगे।